हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आई एम मंडल सर। वेलकम टू इम्पेटस स्टडी सेंटर। ये हमारा आपका ब्यूटीफुल चैनल। आप से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, ठीक है। तो आज मैं क्लास 12 का सिलेबस लेके आया हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हेडिंग से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता क्या बेसिकली, स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं बेसिकली, स्टडी ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्ज के बारे में हम आगे समझेंगे, ठीक है। पहले इसका कितने पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो पार्ट है बेसिकली। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and other is electrodynamics ठीक है। in electrostatics charge is stationary and in electromagnetics charge is moving, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया चार्ज, स्टैटिक का मतलब हो गया स्टेशनरी। तो रुके हुए चार्ज की स्टडी हम जहाँ पे करेंगे दैट इज क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जहाँ मूविंग चार्ज की स्टडी हम करेंगे वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, डायनामिक्स इसका मतलब मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज इज स्टेशनरी, ठीक है। और बोल सकते हैं चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसका दो पार्ट होगा फिर से। वन पार्ट इज जिसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या चार्ज बोलेंगे यहाँ पे, चार्ज इज मूविंग with constant speed, ठीक है। तो चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ये कहाँ पे होता है, करंट कैरिंग वायर में। करंट जो फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज करंट कैरिंग वायर में जो फ्लो होता है वो कांस्टेंट स्पीड से फ्लो करता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो गया कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। करंट इज नॉट वेरिंग विथ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया चार्ज इज एक्सिलरेटिंग, चार्ज इज एक्सिलरेटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये आएगा, गॉस लॉ आएगा, ये सारे यहाँ तक कवर होगा। तो यहाँ पे क्या है, चार्ज स्टेशनरी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्स वाई जेड बोल सकते, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यानी आर का फंक्शन हो गया, आर यहाँ पे डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो पोजीशन चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। यानी चार्ज से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यदि उसकी डिस्टेंस वेरी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ आर यानी डिस्टेंस, बट नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज चार्ज इज स्टेशनरी, ठीक है। इन सेकेंड कैटेगरी चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इसमें आ जाएगा बहुत सारा टॉपिक। इसमें जैसे टॉपिक कौन सा आएगा, इसमें पहले तो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। और आएगा इसमें कैपेसिटर भी इसी टॉपिक में आ जाता है, ये हो गया, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी स्टडी यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा इसमें, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी फिनोमेना कांस्टेंट स्पीड मूविंग चार्ज का है। इसके बाद आएगा अल्टरनेटिंग करंट केस, ठीक है। उसके बाद इसमें मैग्नेटिज्म भी होगा, मैग्नेटिज्म मींस इन दिस केस जब चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी करंट कैरिंग वायर, उसके अराउंड क्या एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जहाँ पे चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहाँ पे चार्ज स्टेशनरी होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहाँ पे चार्ज एक्सीलरेटिंग होगा, एक्सीलरेटिंग का मतलब हुआ कि चार्ज वेरी करेगा टाइम के साथ, यहाँ पे चार्ज टाइम के साथ भी वेरी करता है और पोजीशन के साथ भी वेरी करता है। तो यहाँ पे दोनों फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। और इसका प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन इस दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे कैसे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड होता है उसमें दोनों फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो वेव का प्रोपेगेशन होता है जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आगे चलते हम पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों बेसिक लेक्चर है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ चार्ज के बारे में ही इंट्रोडक्टरी होगा। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कहाँ से आया, कब सोचा गया इसके बारे में, इसका क्या इफेक्ट है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले
चार्ज की कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, चार्ज क्या है? जैसे नेचर में दो ही चीज पाया जाता है, वन इज मैटर एंड अदर इज एनर्जी। एनर्जी को रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो ही चीज पाया जाता है। और इस मैटर का जो प्रॉपर्टी होता है, मैटर का और रेडिएशन का जो प्रॉपर्टी होता है, वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि मास, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब क्या है? मैटर का क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसी टाइप से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर का। ठीक है, तो चार्ज के बारे में कब सोचा गया, कैसे सोचा गया? देखो, मैटर, पहले फोर्स की अब बात देखते हैं हम कि फोर्स क्यों लगता है, किसके कारण फोर्स लगता है। तो फोर्स लगता है मैटर के कारण। एक मैटर है, उसके पास मास है, तो उसको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हो, किसी दूसरे को पुश कर सकता है, पुल कर सकता है। तो फोर्स बिटवीन टू मास, हम जानते हैं फोर्स बिटवीन टू मास क्या होता है? दो मास है, मान लो ये m1 मास है और ये m2 मास है, दोनों के बीच डिस्टेंस r है। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू मास का फॉर्मूला क्या है? G m1 m2 by r²। ठीक है, तो फोर्स, ये इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो मास के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब चार्ज की बात हम बताते हैं। मान लो ये बॉडी को यदि हम छोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये अर्थ की तरफ जाएगी, धरती माता इसको अपनी तरफ खींचेगी, यानी अर्थ इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि अर्थ का मास ये मार्कर के मास से बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी फोर्स लगाती है। ठीक है, अब ये मैं मार्कर से लिखता हूं बोर्ड पे, मार्कर से बोर्ड पे मैं लिखता हूं, या मान लो चौक से मैं लिखता बोर्ड पे, वो ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, तो क्या होता है? चौक से, ये मार्कर से जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ का जो पार्टिकल है ये इस पे क्या हो गया? इस पे स्टिक हो गया, यानी इस पार्टिकल पे ग्रेविटी यानी अर्थ भी फोर्स लगा रहा है, और ये ब्लैक बोर्ड भी लगा रहा है। ठीक है, तो चूंकि अर्थ का मास इस व्हाइट बोर्ड से बहुत ज्यादा है, यानी अर्थ के कारण ये इंक को नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ये इसमें स्टिक है। अब हम जो कपड़ा पहने हुए हैं, क्लोथ पहने हुए हैं, इस पे भी अर्थ क्या लगाता? फोर्स लगाता है। और हमारी बॉडी का जो मास है वो अर्थ की इसमें बहुत कम है, यानी अर्थ जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा है। हम जो हमारा बॉडी जो इस क्लोथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये जो हम कपड़ा पहने हुए है, ये तो हमारे शरीर से फट फुट के नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता, चिपके हुए है। यहाँ पे ये इंक इस बोर्ड से चिपके हुआ है, जबकि अर्थ भी इस पे फोर्स नीचे लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे चिपका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? बोर्ड इस पे, इस इंक पे एक फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स का नाम दिया गया है चार्ज। यानी मैटर के अंदर एक तो मास के कारण क्या होता है? फोर्स लगता है दो मैटर के बीच में। दूसरा, दो मैटर के बीच में चार्ज के कारण भी फोर्स लगता है, उसी को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चार्ज क्या है? एक लाइन का डेफिनेशन यदि लिखा जाए, व्हाट इज चार्ज, तो क्या लिख सकते हैं? तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज का डेफिनेशन यदि हम लिखेंगे
तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it experience or produce electric और मैग्नेटिक इफेक्ट। यह है चार्ज किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, जैसा कि मास एक प्रॉपर्टी है, जैसा कि लेंथ एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, ठीक है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है। किसी दूसरे फील्ड में रख दो तो उसमें भी फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसमें चार्ज। अब इसमें हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो चार्ज कितने टाइप के होते? तो चार्ज दो टाइप के होते, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, चार्ज दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। एक वन इज पॉजिटिव चार्ज, अदर इज नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्जेस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखा गया, दूसरा क्यों नहीं रखा गया? जबकि फेनोमेना ये कहता है किसी भी दो चीज को मिलाओ तो तीसरा चीज बनता है। जैसे केमिस्ट्री में आप जानते होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, तीसरा चीज बन गया। दो चीज को मिलाए तो तीसरा बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, और ऐसा ही मैथ में भी नहीं होता है। मैथमेटिक्स में जीरो कब आता है? जब हम +2 + -2 लिखते, इस दोनों को एडिशन करते तो तीसरा चीज नहीं बनता, क्या बनता है? जीरो बन जाता है। वही कहानी चार्ज के साथ है। यदि +2 कूलम +-2 कूलम लिखूंगा तो तीसरा कोई चीज नहीं बनेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो चूंकि मैथमेटिक्स का ये प्लस माइनस रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कितने टाइप के होंगे? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है। एक हो, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका क्या है? ये क्या होता है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तीसरा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? यानी सबसे कम चार्ज कितना होगा? तो सबसे कम चार्ज क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। चार्ज डेवलप होता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो कम से कम कितना ट्रांसफर होगा? कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा।
0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। यानी चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो इंटीजर मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो इंटीजर मल्टीपल में देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। इसीलिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, ई, और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन (9.1 into 10 to the power minus 31 kg). ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। और अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो देख सकते कि जब दो बॉडी चार्ज होता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन क्या हो गया, आप मास ऑफ प्रोटॉन देखो, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 27 है, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 31 है। तो अप्रोक्सीमेटली इस पावर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 10 4 4000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। यानी प्रोटॉन इज वेरी वेरी हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी चार्ज होता है तो चार्ज इज बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है तो चार्ज डेवलप होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्वांटाइज होना। कहने का मतलब हुआ कि आप किसी शॉप में जाओ तो किसी शॉप में यदि ये मार्कर की बात करूंगा तो एक मार्कर होगा उसके पास, 2 मार्कर होगा, 10 मार्कर होगा, 1.5 मार्कर नहीं हो सकता। तो ये जो मार्कर है इंटीजर मल्टीपल में है, 1 है, 2 है, 3 है, इसी को बोला गया है क्वांटाइजेशन। वैसा ही यहाँ पे होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज का क्या बोल सकते हैं, 1e बोल सकते हैं प्लस, जिससे गया उस पे प्लस, जिस पे गया उस पे माइनस, तो माइनस 1e लिख सकते हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या बोल सकते हैं, प्लस 2e, ठीक है। जिस पर से गया उस पे प्लस आ गया, जिस पे गया उस पे माइनस 2e हो गया। 3 का ट्रांसफर होगा यहाँ पे तो प्लस 3 माइनस 3। तो हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये मल्टीपल क्या है, ओनली इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू लिखा गया ओवरऑल प्लस माइनस ne, where n is इंटीजर नंबर, और इसी को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर in integer multiple of electron, that is called quantization of charge, ठीक है। ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी एक आइसोलेटेड बॉडी के लिए चार्ज कंजर्व होगा। यदि वो बॉडी किसी के कांटेक्ट में नहीं है तो उसके अंदर जो चार्ज है वो कंजर्व होगा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और यदि पूछूं कि न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है, कोई बॉडी को मैं बोलता हूँ न्यूट्रल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मोस्टली जो लोग समझते कि इस पे चार्ज क्या होता है, जीरो, जबकि ऐसा नहीं। कोई भी न्यूट्रल बॉडी है तो उसको नेट चार्ज उस पे जीरो है। नेट चार्ज ही होता है चार्ज ऑन द बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है। ठीक है। तो नेट चार्ज ऑन बॉडी इज द चार्ज ऑफ द बॉडी। तो कोई बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, ये बोलना पड़ेगा कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे यदि मान लो ये कोई बॉडी है, दिस इज एनी बॉडी, इसके अंदर 3 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर कुछ हुआ, मान लो इसको हमने ऐसे ऐसे हिलाया इस बॉडी को। ठीक है। ठीक है। कुछ इसमें हमने हुआ जिसके कारण क्या हो गया कि ये जो है 3 एटम्स ऑफ जिसके अंदर ये चार्जेस है उसके अंदर आपस में क्या हुआ, चार्ज का एक्सचेंज हुआ। चार्ज एक्सचेंज होने के बाद सेम बॉडी के अंदर मान लेते हैं ये 1 कूलम हो गया, ये 3 कूलम हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्सचेंज की कुछ तो इसमें ऐसा किए कि आपस में चार्ज का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पे चार्ज हो गया 1 कूलम, इस पे हो गया 5 कूलम, तो इस पे कितना चार्ज होगा? तो कैसे फाइंड करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। ठीक है। यानी यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इसके अंदर भी होगा क्योंकि बॉडी सेम है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 2 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस x। तो कितना हो गया, 5 3 8 2 10, 3 प्लस 1 4, 4 इधर आया तो माइनस हो गया, इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 6 कूलम। ठीक है। तो 6 कूलम इसमें रख दो तो इतना ही चार्ज हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, कितने हो गए, 5 नंबर या 6 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसमें, यदि मैं ये पूछूं क्या चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता है, तो क्या आंसर होगा इसका? मान लो कोई चार्ज बॉडी है, उसको हमने फेंका, थ्रो किया कुछ स्पीड से, तो क्या उसके चार्ज में कोई चेंज आएगा? तो आंसर है उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, यानी चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज। क्या मास डिपेंड करेगा?
सोच के देखो, यदि ये मार्कर है या ये डस्टर है, इसको मैं कुछ स्पीड से फेंकूंगा, इसके मास में कोई चेंज होगा? तो आंसर है कि मास में चेंज होगा। मास में चेंज होता है लेकिन चार्ज में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे होता है वो देखते। एक फॉर्मूला है m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। m क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। m0 क्या होता है? मास ऑफ, सॉरी, रेस्ट मास, रेस्ट मास। c यहाँ पे क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, मान लो किसी बॉडी को हमने 10 या 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, तो इसका वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट की रिस्पेक्ट में बहुत कम है, क्योंकि इसका पावर कितना है? 10⁸ तो 50 मीटर पर सेकेंड इसकी रिस्पेक्ट में बहुत कम हो गया। या 100 मीटर ले लो, 200 मीटर पर सेकेंड ले लो, वो भी कम हो गया। लेकिन कुछ तो वैल्यू आएगा और वो वैल्यू 1 में से माइनस होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। यानी ओवरऑल डिनोमिनेटर किसी भी वेलोसिटी के लिए 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटे नंबर से यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, m0 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब बॉडी को हम थ्रो करते तो हेवियर हो जाता है, उसकी मास बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें नॉर्मल लाइफ में ये महसूस नहीं होता। महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जो वेलोसिटी से हम किसी भी बॉडी को थ्रो करते या फेंकते वो बहुत कम होता है, जिस कारण इसमें बहुत कम चेंज आता है। लेकिन इसी की जगह पे बहुत लाइट पार्टिकल ले लो, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब। ठीक है, जिसका वेलोसिटी मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट के नजदीक में यदि आ जाता है, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि v भी c हो गया, v भी यदि c हो जाएगा तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कैंसिल होकर 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। m0/0 क्या हो गया? इनफाइनाइट। यानी उसका मास कितना हो गया? इनफाइनाइट बढ़ गया, इंफिनिटी हो गया। तो कहने का मतलब है कि मास ऑफ द बॉडी इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी बट चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यही हो गया। और इसमें चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ चार्ज but mass is depending on the speed of charge body। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरा और ये इसमें कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द चार्ज, ठीक है, चार्जिंग, ड्यूरिंग द चार्जिंग, तो क्या मास में चेंज आता है? हेलो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसके मास में कोई चेंज होगा? या जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसके मास में कोई चेंज होगा? तो आंसर है कि मास में चेंज होगा। मास में चेंज क्यों होगा? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का क्या है? मास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻³ kg। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने मास भी उसके साथ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो
जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो दोनों बॉडी के चार्ज में तो चेंज होता ही है, साथ में मास में भी चेंज आता है, लेकिन बहुत कम आता है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, लेकिन यदि पूछा जाएगा कि जब हम चार्ज करते बॉडी को, जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है तो दोनों बॉडी के मास में चेंज होगा क्या, तो आंसर होगा कि मास में चेंज होगा। रीजन है बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव ए मास which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब हम देखेंगे इसमें एक और चीज, मेथड ऑफ या वे ऑफ चार्जिंग। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वे ऑफ चार्ज। चार्जिंग करने का क्या क्या तरीका है? तो चार्जिंग करने का तरीका एक ये है कि दो बॉडी को यदि आप रब करो तो दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, कम को हम अपने हेयर से यदि क्या करेंगे, उसको रबिंग करेंगे और किसी पेपर के टुकड़े के नजदीक लेके जाओ तो पेपर का टुकड़ा क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। यानी चार्ज डेवलप होने का एक मेथड क्या हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको रब किए तो क्या हो गया, रबिंग जब हमने किया यानी वर्क किया तो क्या हो गया, इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हीट डेवलप हुआ। हीट एनर्जी दिया किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ, वहां पे बाउंड ब्रेक हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो वन मेथड ऑफ चार्जिंग इज क्या हो गया, नंबर वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, सेकेंड चार्जिंग का क्या मेथड है, सेकेंड ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, और ये कब होता है, विथ कांटेक्ट। कहने का मतलब एक ऐसा बॉडी जिस पे चार्ज है, मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है। ठीक है, अब एक कांटेक्ट में अनचार्ज बॉडी को लाते हैं, इसके कांटेक्ट में क्या लाते हैं हम, अनचार्ज बॉडी का। ये क्या है, अनचार्ज बॉडी, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज बॉडी। ठीक है, अनचार्ज बॉडी है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर फ्लो हो जाएगा। इस टाइप से चार्ज का ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज का ट्रांसफर यहाँ कैसे होगा, बाय कांटेक्ट। इसी को बोला गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब इसमें कभी कभी दिमाग में आता है कि चार्ज जो मान लो इसको कांटेक्ट में लिया तो चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब दोनों को सेपरेट किए तो दोनों पे चार्ज इक्वल अमाउंट में जाएगा या अलग अलग पे जाएगा। तो ये इक्वल भी जा सकता है और डिफरेंट अमाउंट में जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये दोनों मटेरियल का साइज क्या है, शेप क्या है और मटेरियल कौन सा है। यदि शेप साइज मटेरियल सेम है तो दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यदि इक्वल साइज, इक्वल शेप या इक्वल मटेरियल नहीं है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। So this is the method, second method of charging, that is charging by conduction. ठीक है, थर्ड मेथड इसका क्या है,
इसमें एक चीज और, कि मान लो ये बॉडी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरा बॉडी है, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव ले लेते, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा इसमें, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ, ये इनिशियली क्या था, इनिशियली अनचार्ज था, इसको कांटेक्ट में लाए, इसके अंदर ये फेनोमेना हुआ जिसको हम आगे पढ़ेंगे पोलराइजेशन, इसके अंदर पोलराइजेशन हो गया। पहले ये अनचार्ज था, ये चार्ज था, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इधर, चार्ज का इधर सेम अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, अब यदि इसको हम अर्थ कर देते हैं तो अर्थ के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चार्ज को घटा भी सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, अर्थ। ठीक है, क्या ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, कैपेसिटर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी आगे क्या है इसमें, तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, मान लो ये चार्ज बॉडी है, इस पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज ले लिया हमने। ठीक है, और दूसरा अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी हो गया। ठीक है, और ये हो गया अनचार्ज बॉडी, दिस इज अनचार्ज बॉडी, दिस इज चार्ज बॉडी, दिस इज अनचार्ज बॉडी। ठीक है, तो होता क्या है, जब इसको हम नजदीक में लाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज, अभी तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो इस एज पे है वो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अनचार्ज बॉडी में विदाउट कांटेक्ट भी चार्ज आ गया, और इसी फेनोमेना को बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 3 मेथड है चार्जिंग करने का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, दिस इज द 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास था। ठीक है, आज हम यहीं पे रोकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो मेरा वीडियो आप जब भी देखें तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, और बंद कीजिए।